Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है लुसेंट सामान्य विज्ञान का, जिसमें कि आज हम जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें जो प्रश्न संख्या होगा वह 51 to 100 51 से 100 होगा और इसका नाम होगा पार्ट 2, है ना, पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में आप लोगों ने जो लुसेंट सामान्य विज्ञान का प्रश्न था, जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 50 तक को आपने पार्ट 1 में देखा, और आज जो पार्ट 2 होगा इसमें आप 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इस तरह करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चलता रहेगा। और बता दूं कि ये जो लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बायोलॉजी का, इसमें कुल 875 प्रश्न हैं। अभी तो हम 50 और 100 नंबर पर ही आ रहे हैं। कुल 875 प्रश्न है और मैं सभी प्रश्नों को पोस्ट करूंगा अपने चैनल पर। तो आपसे निवेदन है और आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी और आप जनरल कंपटीशन को या और भी चीज़ों में आपको ये लाभकारी होगा। ये बताने की ज़रूरत हमको नहीं है, ये बात आप खुद ब खुद समझते हैं। चलिए आगाज़ करते हैं, आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यीस्ट एक डैश है। यीस्ट एक डैश है। तो ऑप्शन देखिए, यीस्ट एक डैश है, बायोफ्राइटा, कवक, शैवाल या जीवाणु। तो बताइए यीस्ट क्या है? यीस्ट एक बायोफाइटा है, या यीस्ट एक कवक है, या यीस्ट एक शैवाल है, या यीस्ट एक जीवाणु है। आपका हृदय कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है इसका? तो आप डिसाइड कीजिए। इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, कवक। यीस्ट एक कवक है। यीस्ट क्या है? एक कवक है। अगर आप गौर से सुनेंगे ना, हम एक ही प्रश्नों को 2 बार 3 बार बोलते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। यीस्ट क्या है? एक कवक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर, ऑप्शन 1 किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 2 किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता। ऑप्शन 3 संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 4 इससे स्वादिष्ट बनता है। तो आपको बताना है कि ब्रेड बनाने में जो इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, उसके संबंध में इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 तो आपने देखा कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है, यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया मदद नहीं करता, यह संरक्षक के रूप में कार्य करता है, या इससे स्वादिष्ट बनता है। तो राइट आंसर कौन सा है 52 का? देखिए इसका जो राइट आंसर है, आपका दिल जो भी कहे सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है, ये किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से, किसके माध्यम से? बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। ऑप्शन 1 है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन 2 है अमीबा, ऑप्शन 3 है यीस्ट और ऑप्शन 4 है पैरामीशियम। तो राइट आंसर कौन सा होगा, आप डिसाइड कीजिए। जी, आपका आंसर सही है। अब हम कैसे जान रहे हैं? तो आपके दिल की आवाज़ से। ऑप्शन नंबर सी सही है, यीस्ट। निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो यीस्ट जो होता है, यीस्ट को बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? जान ही रहे हैं पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन 1 है इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन 2 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन 3 है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन 4 है रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप जानते ही हैं। आपके दिल की आवाज़ हम समझ रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन 1 कृत्रिम प्रोसेस से, ऑप्शन 2 एक जीवाणु से, ऑप्शन 3 कवक से, ऑप्शन 4 विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। अब कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। जी, अपने दिल में डिसाइड कीजिए सही आंसर कौन सा होगा। कवक से। जान रहे हैं, हमको मालूम है कि आपको मालूम है। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजीव पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त होता है। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये कवक से प्राप्त होता है। 56 एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस जो है, ये जो एफ्लाविस है ये किससे बनते हैं? ऑप्शन 1 है कवक से, ऑप्शन 2 जीवाणु से, ऑप्शन 3 शैवाल से, ऑप्शन 4 विषाणु से। तो एफ्लाविस
एफ्लाविस किससे बनते हैं? राइट आंसर कौन सा होगा इसका, बताइए, आपका दिल कौन सा कह रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, एफ्लाविस किससे बनते हैं? तो ये कवक से बनते हैं। किससे बनते हैं? कवक से। 56 राइट आंसर है कि एफ्लाविस कवक से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 57 को देखते हैं। खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग जो स्कैबीज है, इसका कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 जीवाणु, 2 में कवक, 3 में सूक्ष्म कीट, 4 में प्रोटोजोआ। खुजली का रोग जो स्कैबीज है, खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्कैबीज का जो कारण है वह ऑप्शन नंबर बी राइट है, कवक। स्कैबीज का कारण क्या है? कवक है। स्कैबीज का कारण कवक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो लाइकेन, इसके बारे में कह रहा है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? ऑप्शन 1 है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन 2 है शैवाल और कवक, ऑप्शन 3 है जीवाणु और कवक, ऑप्शन 4 है कवक और मांस। तो राइट आंसर कौन सा होगा 58 का, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शैवाल और कवक। देखिए, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? तो शैवाल और कवक के, शैवाल और कवक के। बहुत अच्छा प्रश्न था। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 कॉर्टिकोल्स, ऑप्शन 2 टेरिकोल्स, ऑप्शन 3 लिग्निकोल्स, ऑप्शन 4 सैक्सिकोल्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा 59 का, ये आपको बताना है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स, टेरिकोल्स, लिग्निकोल्स या सैक्सिकोल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा 59 का, ये ऑप्शन नंबर डी है, सैक्सिकोल्स। बहुत हॉट प्रश्न है सैक्सिकोल्स, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सैक्सिकोल्स कहते हैं। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, ऑप्शन 1 जीवाणु से, ऑप्शन 2 लाइकेन से, ऑप्शन 3 विषाणु से और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइकेन से, है ना, लाइकेन से। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन 1 लाइकेंस, ऑप्शन 2 मेथिल मर्क्यूरी, ऑप्शन 3 गुलाब का पौधा, ऑप्शन 4 सूरजमुखी का पुष्प। बताइए कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आपका दिल कह रहा है सही है, लाइकेंस होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, लाइकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो लाइकेंस जो है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। 62 आयोडीन किससे प्राप्त होता है? 1 है स्पाइरोगाइरा से, 2 है लेमिनेरिया से, ऑप्शन 3 है उडोगोनियम से, ऑप्शन 4 है ग्रेसिलेरिया से। तो बताइए 62 का राइट आंसर कौन सा है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो देखिए, आयोडीन जो प्राप्त होता है वह लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है, आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान जो एल्गोलॉजी है वह किसका अध्ययन है? ऑप्शन 1 कवक, ऑप्शन 2 शैवाल, ऑप्शन 3 जीवाणु, ऑप्शन 4 लाइकेन। तो शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? आप जानते ही हैं, इसका राइट आंसर जो है शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन है।
ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट हो जाएगा 63 का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित मतलब जो अपने से पोषित है। 64 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? 1 नंबर तितली, 2 नंबर शैवाल, 3 नंबर मशरूम, 4 नंबर टिड्डा। तो बताइए स्वपोषित कौन सा है? हम जान रहे हैं इसका आंसर आपको पता है और आपका दिल कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट होगा, शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो शैवाल जो है वह क्या है? स्वपोषित है, खुद से पोषित है। चलिए 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? क्या कहता है? पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क मतलब निम्नलिखित में से किसको जो है सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? ऑप्शन 1 राइजोपस, ऑप्शन 2 यीस्ट, ऑप्शन 3 यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन 4 स्पाइरोगाइरा। तो आपको बताना है पॉड सिल्क किसको कहता है? पॉड सिल्क किसको कहा जाता है? ऑप्शन, आपका दिल तो ऑप्शन मार चुका है कौन सा राइट है, तो चलिए हम भी ऑप्शन बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। किसे सामान्यतः पॉड सिल्क, सॉरी पॉड नहीं, पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? तो स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ऑप्शन 1 है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन 2 है लवणता, ऑप्शन 3 है सुपोषण और ऑप्शन 4 है जैव आवर्धन। तो कौन सा राइट है? शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो देखिए आपका दिल तो डिसीजन दे दिया है आपको। हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट है, सुपोषण, है ना? सी राइट है। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो सुपोषण। शैवाल के फैलने का क्या कारण है? तो सुपोषण जो है शैवाल के फैलने का कारण होता है। चलिए, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद हैं, अर्थात गेमेटोफाइट है? आपको बताना है कि निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद अर्थात गेमेटोफाइट है? ऑप्शन 1 है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन 2 है टेरिडोफाइटा, ऑप्शन 3 है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 4 है एंजियोस्पर्म। तो कौन सा राइट आंसर होगा? 67 का, है ना? निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? तो आपका दिल तो ऑप्शन मार चुका है और सही मारा है, ऑप्शन नंबर 1 ब्रायोफाइटा। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद, है ना, गेमेटोफाइट है? तो ये ब्राइटोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा, यह राइट आंसर है 67 का। अर्थात ब्रायोफाइटा जो है यह प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है, अर्थात गेमेटोफाइट है। चलिए 68 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन 1 जैव उर्वरक, ऑप्शन 2 कोरेलॉइड जड़, ऑप्शन 3 लाइकेन, ऑप्शन 4 माइकोराइजा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो बताइए 68 का आपका सही आंसर कौन सा आपका दिल आपको कह रहा है? तो मालूम है आपको ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा होगा, माइकोराइजा, जो कि राइट आंसर है, माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा, माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा देखिए कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, ऑप्शन है बांस, ऑप्शन 2 चावल, ऑप्शन 3 है मनी प्लांट, ऑप्शन 4 है टीक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इन चारों में से कौन सा है? और आपका जो मन है वह ऑप्शन ए को क्लिक करने के लिए उतावला है और वो सही कर रहा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है, राइट आंसर है बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन 1 गेहूं, ऑप्शन 2 चावल, ऑप्शन 3 सरसों और ऑप्शन 4 कपास। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है कि एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का जो प्रयोग किया जाता है वह किस में किया जाता है? तो वह एजोला और जो ये है इसका इस्तेमाल आपका जो गेहूं है, चावल है, सरसों और कपास में कौन सा राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर चावल है, ऑप्शन नंबर बी, है ना? ये आंसर राइट है। तो चावल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का इस्तेमाल चावल में किया जाता है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति का नाम बताना है और उसके बीज से वो प्राप्त होता है। कौन? चिलगोजा। नाम भी देखिए चिलगोजा। ऑप्शन 1 है पाइन, ऑप्शन 2 है पाम, ऑप्शन 3 है साइकस, ऑप्शन 4 है देवदार। तो इन चारों में से कौन सा जो है सही है? आपका दिल आपको कह रहा है कि ये सही है, वो बताएं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, पाइन। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। चिलगोजा पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष? ऑप्शन 1 यूकेलिप्टस, ऑप्शन 2 सिकोइया, ऑप्शन 3 देवदार, ऑप्शन 4 परनांग। तो कौन सा राइट आंसर है वो बताइए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टस, सिकोइया, देवदार या परनांग। तो 72 इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सिकोइया। कौन है? सिकोइया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकोइया है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोइया। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? 1 में राइजोबियम, 2 में नीलहरित शैवाल, 3 में एजोला, 4 में उपयुक्त सभी। तो बताइए जैव उर्वरक के रूप में कौन उपयोग होता है ऑप्शन इन चारों में? तो इसका जो राइट आंसर आपको लग रहा होगा, जो आपका मस्तिष्क आपको कह रहा है वो सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपयुक्त सभी। अर्थात ये कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो राइजोबियम भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, नीलहरित शैवाल भी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है और एजोला भी जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सी बात अनावृति बीजी के बारे में सच नहीं है? कौन सी बात है जो अनावृत बीजी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन 1 प्रमुख चरण सेप्रोफाइटस होता है, संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, बीजाणु हेटेरोस्पोरस होता है, फूल अनुपस्थित होते हैं। अब बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन राइट है? किसके संबंध में? तो अनावृत्ति बीजी के बारे में कौन सा सच नहीं है? तो आपको सच नहीं है वो बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं। यह गलत है, यह सच नहीं है। इसका मतलब है कि संवहनी बंडल उपस्थित होते हैं, यहाँ कह रहा है कि संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, तो ये गलत हो रहा है। इसका मतलब है कि संवहनी बंडल उपस्थित होते हैं किसमें? अनावृति बीजी में। अब देखिए ये तो हो गया कि सच नहीं है, उसको हमने दिखा दिया। अब सच कौन कौन है इसके संबंध में उसको देख लेते हैं। तो कौन सा बात अनावृति बीजी के बारे में सच है? सच नहीं है को छोड़ दिए, कौन सा बात सच है? तो ऑप्शन 1 सच है कि प्रमुख चरण स्प्रोफाइटस होता है। प्रमुख चरण स्प्रोफाइटस होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी कि बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, और ये भी सही है कि फूल अनुपस्थित होते हैं। अर्थात कि अगर अनावृति बीजी है तो अनावृति बीजी के बारे में यह सच है कि प्रमुख चरण सेप्रोफाइटस होगा, बीजाणु हेटेरोस्पोरस होगा और फूल अनुपस्थित होगा। लेकिन अनावृति के बीजी के बारे में सच बात कौन सी नहीं है? तो सच बात ये नहीं है कि बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? देखिए बात कह रहा है सहचर कोशिका का, इसको ध्यान रखिए। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ऑप्शन 1 ब्रायोफाइट में, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन 3 एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन 4 जिम्नोस्पर्म में। तो सहचर कोशिकाएं सिर्फ किसमें है, ये बात आपको बतानी है। और राइट आंसर कौन सा होगा वो बताइए हमको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एंजियोस्पर्म। अर्थात सहचर कोशिकाएं सिर्फ किस में है? तो एंजियोस्पर्म में है। याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सहचर कोशिकाएं सिर्फ एंजियोस्पर्म में है। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है। नीचे बहुत सारे कुल का नाम दिया है, आपको बताना है कि किस कुल से दाल जो है ना, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है। 1 नंबर ऑप्शन है लिलिएसी, 2 नंबर साइकेडेसी, 3 नंबर लेग्यूमिनोसी और 4 नंबर कवक। तो बताइए दालें जो होती है वह पादपों के किस कुल से प्राप्त होता है? अब आपका जो ऑप्शन है वह जो आपके मन में आ रहा है वो सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है, लेग्यूमिनोसी। दालें जो है पादपों के किस कुल से प्राप्त होता है? तो लेग्यूमिनोसी कुल से। लेग्यूमिनोसी कुल से दालें पादपों के कुल, इस कुल से प्राप्त होता है, लेग्यूमिनोसी कुल से। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम? ऑप्शन 1 आलू, ऑप्शन 2 टमाटर, ऑप्शन 3 कद्दू, ऑप्शन 4 प्याज। तो बताइए आपका मन जो आंसर बोल रहा है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 आलू राइट है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम जो है ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है ना। मैंगनीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? 1 है अमरूद, 2 में आम, 3 में आंवला, 4 में कटहल। ये तो आपका आंसर आप जान ही रहे हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बोलिए बी आम। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, है ना। मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिकस रजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है। कह रहा है बरगद का वैज्ञानिक नाम है कि गुलमोहर का है कि इमली का है कि चीकू का है? तो बताइए डोलोनिक्स रजियारफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह भी आपको मालूम ही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलमोहर। क्या होगा? गुलमोहर ट्री जो आप देखते हैं, गुलमोहर का जो पेड़ देखते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? डेलोनिकस रजियारफिन। बड़ा ज़बरदस्त नाम है डेलोनिकस रजियारफिन। डेलोनिकस रजियारफिन ये किसका नाम है? गुलमोहर का। आजादी राचता, आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? आजादी रच आ आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक, किसका वनस्पतिक नाम है? सॉरी आना देखिए आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? ऑप्शन 1 है गुलाब का पौधा, ऑप्शन 2 है सेब का पेड़, ऑप्शन 3 है नीम, ऑप्शन 4 है आम। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ये तो आपको पता ही है इसका आंसर, तो सही है ऑप्शन नंबर सी राइट है, नीम। जो नीम का पौधा है उसका वनस्पतिक नाम क्या है? आजादी राचता इंडिका। आजादी राचता इंडिका नाम से किसको जाना जाता है? तो नीम को, नीम का वनस्पतिक नाम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा, ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है बताना है। अमरूद का, अनानास का, सिल्वर ओक का या कटहल का? तो इसका जो राइट आंसर है वह भी आप जान ही रहे हैं, बता ही दीजिए दिल में जो आप कुछ है, जो है दिल में छुपा। तो ये क्या है? ऑर्टोकार्पस। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा। ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा ये जो है
कटहल का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर डी है राइट। ये हमको मालूम है कि आपको मालूम है। ये क्या होगा? कटहल। ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा जो है कटहल का वैज्ञानिक नाम है। कटहल बहुत ही रईस सब्जी है, इसको बनाने के लिए तेल मसाला बहुत ही चाहिए। फिर 82 को देखते हैं। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है, कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। कुछ जड़ें जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें डैश कहा जाता है, कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल के अलावा किस अंग से उत्पन्न होती है? ऑप्शन 1 है मुख्य जड़, ऑप्शन 2 है आकस्मिक जड़ें, ऑप्शन 3 है रेशेदार जड़ें, ऑप्शन 4 है लट्ठा जड़ें। तो कुछ जड़ें जिन्हें मुख्य जड़ कहा जाता है, या कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है, या कुछ जड़ें जिन्हें रेशेदार जड़ें कहा जाता है, या कुछ जड़ें जिन्हें लट्ठा जड़ें कहा जाता है, वे मूल अर्थात रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। इसका भी राइट आंसर आपको मालूम है, और ये ऑप्शन नंबर बी होगा, आकस्मिक जड़ें। क्या होगा? आकस्मिक जड़ें। ये आंसर होगा 82 का। कुछ जड़ें जिन्हें आकस्मिक जड़ें कहा जाता है वे मूल अर्थात रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? केवल जड़, केवल पत्ती, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़ पत्ती और वल्कन वल्कल। देखिए प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? पादप का अर्थात पेड़ पौधे का जो मुख्य अवशोषक अंग है वह कौन सा है? केवल जड़, या केवल पत्ती, या केवल जड़ और पत्ती, जड़ पत्ती और वल्कल। तो राइट आंसर जो इसका आपको लग रहा है वही सही है, ऑप्शन ए, केवल जड़। कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? तो केवल जड़ जो है मुख्य अवशोषक अंग है। मूली किसका एक उदाहरण है? मूली ऑप्शन 1 गट्टा, ऑप्शन 2 जड़, ऑप्शन 3 कंद और ऑप्शन 4 फल। तो बताइए मूली किसका उदाहरण है? जानते ही हैं आप भी और हम भी, मूली किसका है? तो जड़ का उदाहरण है। मूली जड़, मूली किसका एक उदाहरण है? तो जड़ का एक उदाहरण है। और आलू तना, देखिए मूली जड़, आलू तना। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो तने का रूपांतरण नहीं है? ऑप्शन 1 प्याज का बल्ब, ऑप्शन 2 अरबी का घनकंद, ऑप्शन 3 शकरकंद का कंद, ऑप्शन 4 आलू का कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो 85 का राइट आंसर कौन सा आपको लग रहा है? ऑप्शन सी जो है राइट है, शकरकंद का कंद। हम लोग छोटे थे तो एक गाना बजता था, ये झारखंड सब में ज़्यादा होता है, अलग भैलू झारखंड अब खइयूँ शकरकंद। तो ये शकरकंद का कंद जो है ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो शकरकंद का कंद जो है ये तने का रूपांतरण नहीं है, बाकी सब तने का रूपांतरण है। प्याज का बल्ब ये जो है तने का रूपांतरण है, अरबी का घनकंद यह भी तने का रूपांतरण है, आलू का कंद यह भी तने का रूपांतरण है। तो आलू आएगा तना में, प्याज आएगा तना में, अरबी का घनकंद भी आएगा तना में, लेकिन शकरकंद का कंद यह तने का रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है? आलू जड़ है, डंठल है, कली है या फल है? तो बताइए, इसका आंसर तो आपको मालूम ही है। आलू क्या है? तो हमने कहा, आगे जो बताया हमने कहा आलू तना है, और ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन देखिए तना का नाम किस तरह से इन लोगों ने इसको ये किया गया है। आलू क्या है? तो आलू जड़ तो है नहीं, कली तो है नहीं, फल तो है नहीं, आलू डंठल है, और आप पढ़ चुके हैं कि आलू तना है। देखते हैं ना खेल कैसे करता है, तना और डंठल यही सब में तो फंसा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो बताइए, इसका आंसर भी आपको मालूम है। रूपांतरित तना वही डंठल जिसको पढ़े हैं अभी, आलू। कितना छुपाओगे? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू जो है
वह रूपांतरित तना है। वहाँ तो आलू को डंठल बता दिया 86 में, 87 में लिखना पड़ा ना। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो आलू जो है रूपांतरित तना है, बाकी गाजर, शकरकंद, नारियल ये सब रूपांतरित तना नहीं है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। क्या बोला? खाना बनाने एवं स्वाद प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है, जो भूमिगत तना है, जो भूमिगत जड़ है, जो भूमि से ऊपर तना है, जो भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमिगत तना। खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो भूमिगत तना है ना। खाना बनाने में स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है, जो भूमिगत तना है। देखिए, आलू भी तना है और ये जो है आपका अदरक भी तना ही है, भूमिगत तना है मतलब तना ही है। प्याज भी तना है, याद रखिएगा, लेकिन मूली जड़ है, गाजर जड़ है। डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन सा है जो राइजोम अर्थात प्रकंद का उदाहरण है? ऑप्शन 1 गाजर, ऑप्शन 2 शकरकंद, ऑप्शन 3 लहसुन, ऑप्शन 4 अदरक। तो राइट आंसर कौन सा है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अदरक। अदरक क्या है? एक प्रकंद है। डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, तो अदरक क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण है। हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। अब हलवी जो है, हलवा नहीं समझना है, ये नहीं समझना है कि हलवा का फीमेल हलवी है। हलवा पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, तना से, जड़ से, फूल से या फल से। तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा कि हलवी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से, जड़ से, फूल से या फल से, मतलब फूल से या फल से। तो हलवी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है बताइए, और आप सही बता रहे हैं। इसका जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन नंबर 1 है तना। सॉरी, ये हलवी नहीं है, ये हल्दी है। ये थोड़ा सा गलती, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हल्दी लिखा हुआ है, हल्दी चंदन, हल्दी लगाओ सखियाँ। ये जो हल्दी है, ये पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, तना से। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तना। हमने कह ही रहा था हम, आलू, प्याज, हल्दी ये सभी क्या है? तना का रूप है। अदरक प्रकंद में लेता है अदरक को। चलिए आगे देखते हैं। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? अब देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन 1 सुखाया हुआ प्रकंद, ऑप्शन 2 सुखाया हुआ मूल, ऑप्शन 3 सुखाया हुआ फल, ऑप्शन 4 बीज। तो बताइए, इसका आंसर तो आपको पता है, लेकिन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सुखाया हुआ प्रकंद। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो सुखाया हुआ प्रकंद से, है ना। हल्दी लगाओ सखियाँ, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सुखाया हुआ प्रकंद से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी चंदन सा रूप निखरे। चलिए 92 को देखते हैं। किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन, है ना, तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? ऑप्शन 1 शकरकंद, ऑप्शन 2 प्याज, ऑप्शन 3 हल्दी, ऑप्शन 4 टमाटर। तो किस पादप में तना जो है वह संचयन तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? चीरकालिकता का अर्थ होता है लंबे समय तक, संचयन का अर्थ भी हुआ उसी सेंस में। तो किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? बोलिए राइट आंसर कौन सा होगा 92 का, जो आप जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, हल्दी। किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता कार्य करता है? तो हल्दी में। आगे बढ़ता हूँ। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, सब्ज, छोटा वृक्ष या बेल, लता, क्रीपर या पेड़। तो आपको बताना है काली मिर्च का जो पौधा है वह क्या है? झाड़ी है कि छोटा वृक्ष है कि बेल, लता है कि पेड़ है? बताइए। काली मिर्च बहुत यूजफुल है, लेकिन हम जो इतना बोलते हैं हम लोग, तो गला में जो दर्द होता है वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि बोलने से गला सूखता है। अगर आप काली मिर्च और शक्कर मिला करके खाते हैं
कुछ कुछ देर में, तो आपका जो है लार ग्रंथि बनी रहती है और आपको बोलने में कोई परेशानी नहीं होती। तो काली मिर्च का पौधा बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये बेल लता है। काली मिर्च का जो पौधा होता है, काली मिर्च का पौधा ये क्या है, बेल लता। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। काली मिर्च का पौधा क्या है, बेल लता है। प्याज में खाद्य भाग, खाद्य भाग का मतलब हुआ है ना जो खाने योग्य भाग। ऑप्शन एक है कि प्याज का खाने योग्य भाग है मांसल पर्न, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन 4 है पुष्प। तो इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, बताइए कौन सा है। तो प्याज में जो खाद्य भाग है वो है मांसल पर्ण। पर्ण मतलब पत्ता भी होता है, पर्णकुटी मतलब पत्ते से बनी हुई कुटी, मांसल पर्ण मतलब मांसल पत्ता। आप जब उसको काटते हैं तो उसका वो पत्ता की तरह ही वो समेटा हुआ रहता है। तो इसलिए प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, तो मांसल पर्ण। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। ऑप्शन एक सेलुलोज, ऑप्शन दो प्रोटीन, ऑप्शन तीन स्टार्च और ऑप्शन चार शर्करा। तो प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, सेलुलोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या शर्करा के रूप में। बताइए राइट आंसर 95 का कौन सा होगा। तो देखिए जो आप सोच रहे हैं सही है, सेलुलोज। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, तो सेलुलोज के रूप में। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, तो सेलुलोज के रूप में। चलिए ठीक है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। एक नंबर आहार का निर्माण, दो नंबर गैसों का विनिमय, तीन नंबर जल का वाष्पन, चार नंबर खाद्य और जल का चालन। तो लीजिए भाई बताइए, आपके दिल की जो भी आपको लग रहा है कि ये आंसर सही है, सोचिए, है ना। हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, आहार का निर्माण ये तो है, गैसों का विनियमन इस पे डाउट है, जल का वाष्पन ये तो है, खाद्य और जल का चालन ये नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात खाद्य और जल का चालन जो है यह एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है। बल्कि जो प्राथमिक कार्य, अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा है, तो आहार का निर्माण करना ठीक है, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय करना यह भी हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य है, और जल का वाष्पन भी हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है। तो रियल में जो वास्तविक फल है वह सफलता से निर्दिष्ट होता है ना। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, तो ऑप्शन एक जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है। दूसरा है जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है। तीसरा है जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्य दलपुंज से होता है। और चौथा है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, तो एक वास्तविक फल जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो वह इससे क्या होता है, निर्दिष्ट होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। एक अक्ष या तने पर, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। ऑप्शन एक फाइलोटैक्सी, ऑप्शन दो वर्नेसन, ऑप्शन तीन वेनेसन, ऑप्शन चार फाइटोटैक्सी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो बताइए राइट आंसर आपका कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फाइलोटैक्सी। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी के अभी याद कर लीजिए। एक अक्ष मतलब एक एक्सिस, सिंगल एक्सिस या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है। घट में रूपांतरित होता है, देखिए घटपर्णी के
निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट फीचर है ना, कौन सा एक घट एक फीचर में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण या पर्णवृंत। तो घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्ता। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो है एक घट में रूपांतरित होता है, राइट आंसर है। 100। पादप ऊपर चढ़ते हैं। पादप ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शन 1 प्रातान के द्वारा, प्रातान के द्वारा। ऑप्शन 2 शाखाओं के द्वारा। ऑप्शन 3 स्त्री केसर के द्वारा। ऑप्शन 4 जड़ों के द्वारा। पादप ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? तो पादप जो ऊपर चढ़ते हैं इसका राइट आंसर होगा प्रतान के द्वारा, है ना। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर है, प्रतान के द्वारा। पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। तो मित्र, आज हमने देखा लुसेंट सामान्य विज्ञान जीव विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 51 से 100 तक। अब जो पार्ट 3 लेकर आऊँगा उसमें आपको वीडियो मिलेगा 101 से 150 तक के प्रश्नों को हम लोग उसमें देखेंगे। तो कल अगले दिन हम पार्ट 3 भी बना करके आपके लिए पोस्ट करेंगे। बस आपके लिए जीते हैं, आपके लिए मरते हैं, और दुनिया में मेरा है कौन? कोई नहीं है। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।